तो हम लोग देख रहे थे भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण। उसमें कुछ कारण हम लोगों ने पढ़ा था। अगला जो कारण है वो है सरकार की प्रतिगामी नीतियाँ। ठीक है। अब ये जो था, सरकार ने सरकार से मतलब है ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज ने कुछ ऐसी नीतियाँ चलाई थी जिसमें जो था भारतीय लोगों को सिर्फ हानि हुआ करती थी। जैसे पहला जो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 ईस्वी में इस प्रेस एक्ट को लीटन ने लगाया था। लॉर्ड लीटन जो गवर्नर जनरल था, उसने इस प्रेस एक्ट को लगाया था। यह क्या था कि भारतीय प्रेस को प्रतिबंध कर दिया गया। प्रेस को प्रतिबंध करने का मेन मकसद जो था, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि साहित्य का योगदान था या फिर समाचार पत्रों का भारत के राष्ट्रवाद में जन्म था, योगदान था। तो क्या था कि अगर प्रेस को प्रतिबंध कर दिया जाए तो इससे न्यूज़पेपर, बुक्स, इस तरह की चीज़ें नहीं आ पाती थी लोगों के बीच, और सरकार की जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, वो आम जनता के बीच नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका विरोध भारत में होने लगा, है ना। तो ये एक कारण था। दूसरा, इस नीति के अंतर्गत आता है आर्म्स एक्ट। इन लोगों ने क्या किया कि भारत के लोगों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी। कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि हथियार रखेंगे तो हमसे लड़ाई कर लेंगे। तो जो लोग, भारत के लोग हथियार रखते थे वो चुप्पे चोरी रखते थे, जो क्रांतिकारी थे, और पकड़े जाने पर उनको फांसी हो जाती थी। तो ये भी एक एक्ट लागू किया 1879 ईस्वी में कि अगर भारत के लोग हथियार रखते हैं तो प्रतिबंधित है। ठीक है, लड़ाई के डर से ऐसा उन लोगों ने किया। इसका भी विरोध किया गया कि भारत में ही भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते थे और अंग्रेजी लोग हथियार रख सकते थे। ठीक है। अगला जो है, सिविल सर्विसों में भारतीयों का आयु सीमा घटा दिया गया। सिविल सर्विस के परीक्षा में भारतीय लोगों को तो ऐसे ही टफ चीज़ था, पिछले ही क्लास में हम बताए थे। लेकिन इसमें एक और बदलाव क्या किया गया कि इसकी आयु सीमा में कमी कर दी गई, जिससे जो बहुत सारे छात्र थे वो परीक्षा देने से वंचित हो जाते थे, उनको कम चांसेज मिलते थे। ठीक है। और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो युवा वर्ग में खासकर वो लोग जो पढ़ाई से रिलेट करते थे, उन लोगों के लिए ये घातक साबित होने लगा। तो उन लोग भी क्या किए कि इसका विरोध करना स्टार्ट किए। नेक्स्ट जो था, अफगान युद्ध का खर्च भारत के कोष से वसूलना, है ना। अफगानी से, जैसे अफगान के लोग भारत पे आक्रमण किए थे, तो उन लोगों से अंग्रेजों ने युद्ध किया जहां जहां पर वो लोग थे। ठीक है। उन लोगों से युद्ध करके वो क्षेत्र हासिल किया, फिर अफगान को भी हासिल किया। तो ये जो था, जितना भी खर्च ब्रिटेन को आया उसने भारत से वसूला। ठीक है। किससे लिया? भारत से। जिससे यहाँ के जनता पर बोझ बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं यह एक कारण बना। फिर भारत आने वाले कपड़े पर आयात शुल्क हटा देना। ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश लोग, कि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे ब्रिटेन में, वहाँ पर कपड़ा तैयार करते थे और फिर भारत में लाकर बेचते थे। ठीक है। ऐसा करने से हम पिछले ही क्लास में बता चुके हैं कि भारत में जो रोजगार था, वस्त्र उद्योग, वो नष्ट हो चुका था, क्योंकि यहाँ जो था सूता काट के बेचा जाता था, और ब्रिटेन में जो था वो कंपनी के द्वारा, मशीन के द्वारा छपाई करके आता था। तो उन कपड़ों का डिमांड ज़्यादा था। चूंकि आयात शुल्क हटा दिया गया, यानी कर को हटा दिया गया, कर हटाने की वजह से वो वस्तुएं जो थी बहुत सस्ती हो गई और भारत की वस्तुएं जो थी बहुत महंगी हो गई। तो इसलिए उन वस्तुओं का डिमांड बढ़ गया, सस्ती वस्तुओं का। और डिमांड बढ़ने से भारत के जितने भी कारीगर थे या वस्त्र उद्योग में लगे हुए मजदूर थे, उनका जो था जॉब छीन गया। ऐसा करने से प्रॉब्लम हो गई और उन लोगों के साथ बेकारी या बेगारी जैसी समस्या आ गई। इसलिए उन लोगों ने इन चीज़ों का विरोध किया। अगला जो उनका नीति था, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या था कि किसी भी यूरोपीय मुकदमा में भारत के लोगों को या भारत के जज को सुनवाई करने का अधिकार नहीं था।
ब्रिटिश के मुकदमा में भारत के लोग सुनवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इल्बर्ट बिल के द्वारा यह उनको अधिकार दिया गया कि भारत के लोग भी उसको सुनवाई कर सकते हैं, भारतीय जज भी। लेकिन हुआ क्या कि यूरोपीय के विरोध के द्वारा इस बिल को वापस ले लिया गया, यानी फिर से यूरोपीय मुकदमा को भारतीय लोग सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से भारत के लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश हुआ कि भाई भारत में हैं और हम ही मुकदमा में जज नहीं बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा राष्ट्रवाद के उदय का। ठीक है, एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इल्बर्ट बिल जो था वो रिपन के द्वारा लाया गया था। इल्बर्ट बिल जो था रिपन के द्वारा लाया गया था, या इसको अलग तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, तो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। अगला जो है कुछ और भी बातें थी इसके अंतर्गत, प्रतिगामी नीतियां के अंतर्गत, जो था कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट। इसके द्वारा जो था मोहल्ला में, कोलकाता उस टाइम बंगाल जो था केंद्र हुआ करता था व्यापार का, इसलिए यहाँ पर एक कॉरपोरेशन एक्ट लगाया गया जिसके द्वारा मोहल्ला में जो था, बंगाल के मोहल्ला में, वो ब्रिटिश ही देख सकते थे, भारतीय लोग नहीं देख सकते थे। अगला विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा जो भी विश्वविद्यालय थे उसमें बहुत ज़्यादा कड़ाई कर दिया गया, बहुत भारतीयों के लिए बहुत स्थिति खराब कर दी गई, और यह 1904 में लाया गया। अगला बंगाल विभाजन, बहुत ही विवाद रहा इस पे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, उसका मेन मकसद ये था कि हिंदू मुस्लिम को अलग करना। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा भारत में विवाद का, बंगाल विभाजन, है ना। इसके बाद देशद्रोही सभा अधिनियम। देशद्रोही सभा अधिनियम क्या था कि कोई भी भारतीय लोग सभा नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम के तहत देशद्रोही का मतलब सरकार के विरोधी सभा, जैसे ब्रिटिश का शिकायत आप नहीं कर सकते थे किसी सभा में, अगर पता चल जाए तो बहुत कार्रवाई होती थी। और इसी सभा पे रोक लगाने के लिए देशद्रोही सभा अधिनियम किया गया। सभा में पहले ये तय किया जाता था कि कैसे सरकार से छुटकारा पाना है, कैसे आज़ादी पाना है। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगाने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया 1907 में। तो ये सारे कारण रहे, ये सारा एक्ट रहा, ये सारा नीति अपनाया गया ब्रिटिश के लोगों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, कि भारत पे ज़्यादा से ज़्यादा राज किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसका शोषण किया जा सके। और यही एक कारण भी रहा कि इन वजहों से भारतीय लोगों में विरोध उत्पन्न होने लगा। कहीं ना कहीं उनके मन में ये होने लगा कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है, और उन्होंने आगे चल के इसका विरोध किया, जो राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करता है। ठीक है, अगला कारण देखते हैं। अगला जो है, अगला टॉपिक वो है, अगला जो पॉइंट था कारण, भारत का राजनीतिक एकीकरण, है ना। अंग्रेजों ने क्या किया कि किसी भी तरह से भारत की रियासतों को अपने अधीन कर लिया, है ना। जिसमें महत्वपूर्ण योगदान जो था वारेन हेस्टिंग्स का था, लॉर्ड डलहौजी का था। जो भारत छोटे छोटे रियासतों में विभक्त था, उस सबको एकजुट करके एक भारत का निर्माण कर दिया, सबको एक ही सीमा में कर दिया। तो वो तो शोषण करने के लिए ऐसा किया था, अपना राज्य करने के लिए ऐसा किया था अंग्रेज लोग। लेकिन हुआ क्या कि इससे जो है पूरे टूटे हुए भारत का एकीकरण हो गया, एक सूत्र में, एक सीमा में बन गया, जिससे लोग एक दूसरे को समझने लगे। अब क्या था कि अपनी रियासत को अलग नहीं करना था, आज़ाद नहीं कराना था, क्या करना था कि पूरे भारत को आज़ाद कराना था, है ना। वो लोग पूरे एक भारत के नागरिक हो गए, न कि छोटे छोटे रियासतों का। तो ये बहुत बड़ा कारण बना। इसके बाद अगर हम देखें कि 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने सबको अंग्रेजी सत्ता के अंदर कर दिया, जिससे पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। क्या हुआ कि जो जो छोटे छोटे रियासत थे,
1857 के विद्रोह के पहले जो या 1857 का विद्रोह हुआ था, अलग अलग जगहों पे हुआ था। अपने अपने क्षेत्र के राजा अपने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था। लेकिन जब ये सबको एक ही भारत में पिरो दिया गया या एक ही भारत में कर दिया गया, तो हुआ क्या कि पूरे नागरिक जो थे वो अब किसको आज़ाद कराना चाहते थे? अपने रियासत को नहीं, एक भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। ठीक है। इसके बाद डलहौजी ने रेल सेवा शुरू की और डाक तार सेवा शुरू की। ऐसे तो इसकी शुरुआत जो थी वो लोग अपने फायदे के लिए, व्यापार के उद्देश्य के लिए किए थे, भारत में रेल की शुरुआत या डाक तार की शुरुआत। लेकिन हुआ क्या कि यह भी एक कारण बन गया भारत के लोगों को एकजुट करने के लिए, क्योंकि रेल में सभी जगहों के यात्री सफ़र करते थे। एक जगह से दूसरे जगह सभा करना हो या कुछ भी करना हो, तो ऐसा क्रांतिकारी गतिविधियां करना हो तो लोग आसानी से जा सकते थे। और आप लोग ये देखे होंगे कि रेल में बैठे यात्री अक्सर एक दूसरे से बात करने लगते हैं और आपसी भाईचारा का संबंध दर्शाते हैं। इससे क्या हुआ कि पूरे भारत के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए। वहीं परिस्थिति रही डाक तार के संबंध में कि डाक तार भी जो था एक दूसरे को करीब लाने का एक जरिया बना, और ऐसा करने से पूरे भारत के लोग जो थे एकजुट हुए। अगला पॉइंट जो था वो था भारतीय राजनीतिक संस्था का योगदान। ये जो था बहुत इम्पोर्टेंट रहा। 19वीं शताब्दी में कुछ संस्था ऐसे थे जैसे लैंड हेराल्ड सोसाइटी, बम्बई एसोसिएशन, जिनकी स्थापना की गई और इन्होंने अपने कुछ डिमांड रखे सरकार के पास, है ना, अपना कुछ डिमांड रखा सरकार के पास अपनी भलाई के लिए। इन्हीं से प्रेरित होकर 1885 ईस्वी में एक संस्था का स्थापना किया गया जिसका नाम था अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। यह भारतीयों की संस्था बनी जिसने भारतीयों के लोगों का एक डिमांड रखा सरकार के पास रखने का कार्य किया, है ना। और यही जो था संस्था भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का भी कार्य किया, है ना। और यही संस्था जो था कांग्रेस के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम संचालित हुआ। यही संस्था अभी भी चल रहा है। इससे पहले भी भारत की स्वतंत्रता में इसका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि सभी नेता जो थे इसी से बिलोंग करते थे, है ना। तो ये सारे कारण रहे जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। ठीक है। ये सारे वजह रहे। कुछ अंग्रेजों ने गलत किया तो उसका परिणाम भी गलत निकला, और आगे चल के यही कारण जो था भारत के लोगों के राष्ट्रीय चेतना जगाने में काम किया और जाकर भारत की आज़ादी सुनिश्चित कराने में। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक टॉपिक क्लियर किया जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कुछ आगे की बातें। तब तक के लिए धन्यवाद।